दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यूपीपीसीएल एग्ज़ाम को देखते हुए आपको सोल्व करवाए जाएंगे। सभी फटाफट से जुड़ जाइए। आपको भी अपना आंसर करने का हम अवसर देंगे। अपना कमेंट करें ज़रूर, आंसर जो भी हो। अपना स्कोर चेक करें, अपनी तैयारी का लेवल चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी है। सभी फटाफट से जुड़ जाइए। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो सके। साथियों, हर दिन हम शाम को 7:30 बजे इसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। हर दिन 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। 28 मार्च को जिनका एग्ज़ाम होना है उन स्टूडेंट तक लगभग 500 से भी ऊपर क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज़ के साथ जुड़े और इसका बेनिफिट आप ज़रूर उठाएं। कंप्यूटर क्वेश्चंस के लिए आप MGB स्टडी पॉइंट चैनल पर जाएं। उस पर मैंने क्वेश्चंस कंप्यूटर के डाल दिए हैं। रोज़ सुबह 8 बजे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एक क्लास आपको मिल जाती है और शाम को आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सभी का बेनिफिट आप ज़रूर उठाएं। ये हमारा लाइव टेस्ट का सीरीज़ नंबर 21 है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तब तक आप आंसर कीजिए। मैं आप सभी से निवेदन कर लेता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सवाल नंबर 1 कहता है कि परमियंस किसके एनालॉग होती है। एनालॉग का मतलब यहाँ पर है समानता, यानी ठीक उसके जैसी, ठीक उसके बराबर। निम्न में से किसके बराबर होगी परमियंस। परमियंस को एक तरह से मैग्नेटिक कंडक्टिविटी या मैग्नेटिक कंडक्टेंस बोलते हैं, यानी चुंबकीय परिपथ की एक तरह से चालकता इसको कहा जाता है। ये फ्लक्स प्रवाह में सहायता प्रदान करती है। ये रिलक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है और वैद्युतिक परिपथ में कंडक्टेंस यानी चालकता के समान होती है। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए सर्किट में केवीएल का उपयोग करके आर का मान ज्ञात करें। किरचॉफ वोल्टेज नियम का उपयोग करना है और आपको रेजिस्टेंस निकालना है। एक डायग्राम आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी को डायग्राम दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको ये रेजिस्टेंस बताना है कितने ओम का है, फटाफट से बता दीजिए। डेटा सभी आपके सामने है। 2 एम्पीयर करंट दिखा रखी है, 50 वोल्ट सप्लाई दे रखी है। कीजिए अपनी कैलकुलेशन और कमेंट कीजिए फटाफट से। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इस टेस्ट की PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ट्विटर और इंस्टा पर हमें फॉलो ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेंगे। और आप कोई भी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट 5 PDF जो UPPCL में आपको 100% सफलता दिलाएगी, ज़रूर डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 50 वोल्ट सप्लाई है और 2 एम्पीयर की धारा है। यदि आप सर्किट का रेजिस्टेंस देखें तो R बराबर V/I। 50 वोल्ट की सप्लाई है, 2 एम्पीयर की धारा है, यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 25 ओम का। आप देख रहे होंगे 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 7 ओम, यानी इन सबको जब आप जोड़ते हैं तो 19 ओम का रेजिस्टेंस बनता है। देखिए हमारा रेजिस्टेंस बनना चाहिए था 25 ओम का, जबकि ये 19 ओम के 4 है, तो बाकी 5वां कितने का हुआ 6 ओम का, यानी 6 ओम रेजिस्टेंस है। इसका जो आंसर अपना है वो ए हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी ए उत्तर यहाँ पर आया है बिल्कुल सही आंसर है 6 ओम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना पेपर में आ चुका है, फिर आ सकता है आपके सामने। चलिए तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। इसमें 3 सवाल है एक ही क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पढ़ोगे 3 हो जाएंगे। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC इनपुट से संयोजित फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी भाई, इनपुट की दोगुनी होती है कि नहीं। 50 हर्ट्ज है तो रिपल फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही है। आउटपुट DC वोल्टेज कितना 90 वोल्ट आएगा कि नहीं, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है। 0.90 इंटू VRMS होता है। RMS मान 100 वोल्ट दिया हुआ है, 0.90 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 90 वोल्ट आएगा, नो डाउट ये भी सही है। डायोड की PIV रेटिंग, PIV का पूरा नाम भाई याद रखना आ सकता है, पीक इनवर्स वोल्टेज,
यानी मैक्सिमम वोल्टेज जो रिवर्स बायस में जब डायोड जाता है तो सहन कर सके। फुल वेव रेक्टिफायर की एक विशेषता होती है कि इसमें जो डायोड लगता है वो AC का जो पीक मान आता है उस पीक मान का दोगुना होना चाहिए। और पीक मान कैसे निकलता है जानते होंगे ना, 1.414 इंटू RMS मान आपको स्पष्ट दिया हुआ है सवाल में, कितना 100, यानी 100 इंटू 1.414 इंटू 2 करना है, लगभग 282.8 वोल्ट आएगा। राइट, डायोड कितने का होना चाहिए, 282.8 वोल्ट से ऊपर का होना चाहिए, यानी लगभग 300 वोल्ट का होना चाहिए। ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, कोई भी नहीं हुआ, डी उत्तर आएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, याद करके जाना। पेपर में इस तरह से नहीं आएगा, पेपर में ऐसे आएगा कि 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज जैसी इनपुट है, रिपल फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी, या फिर ये सवाल होगा कि बताइए आउटपुट DC कितनी होगी, या फिर ये सवाल होगा कि बताइए डायोड की PIV रेटिंग कितनी होगी। एक ही सवाल में हमने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। कैलकुलेशन इसमें भी करनी पड़ेगी, कर दीजिए फटाफट। एक हेनरी चौक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC से संयोजित है, करंट ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन करो, तब तक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। IL बराबर V/XL होगा। XL दिया हुआ नहीं है, ज्ञात करना। XL के लिए 2πfL होता है। दोनों फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर है ना, कर दो भाई। 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 1, राइट, यह आएगा 314 ओम। 220 वोल्ट की सप्लाई है, 314 वोल्ट का इंडक्टिव रिएक्टेंस आ रहा है। कैलकुलेशन करके दोस्तों मिलान करना, उत्तर आएगा 700 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी 0.7 एम्पियर लगभग आंसर आ रहा है इसका। मिलान कर लेना बाद में भी, लेकिन अच्छा है, पेपर में आ सकता है। कैलकुलेशन इसकी आसान ही होती है, आसानी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की एक पदार्थ की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। पदार्थ अपने अंदर जो चुंबकत्व बनाए रख सकता है उसको अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, यानी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और अवशिष्ट चुंबकत्व बनाए रखने की उसकी जो कैपेसिटी होती है इसको रेटेंटिविटी कहा जाता है। रेटेंटिविटी को हिंदी में बोलते हैं धारणशीलता या धारण क्षमता। ए उत्तर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए सवाल को। 2 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसमें लोहे हानि 150 वाट है, कॉपर हानि 250 वाट है। ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तब होगी जब कुल हानि हो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती कब है, तब होती है जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस का मान बराबर हो। देखो, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो शर्त है वो है कि दोनों हानियां बराबर हो, मतलब कि या तो टोटल लॉस 250 यानी कि 500 हो जाए तब होगा, या फिर टोटल लॉस 150 यानी 300 हो जाए तब होगा। दो ऑप्शन है अपने सामने, तो सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी 300 वाट कुल हानि उस समय हो सकती है। कैसे, क्योंकि लोहे हानि 150 है तो कॉपर हानि भी कितनी होनी चाहिए, 150, या फिर कॉपर 250 है तो आयरन भी कितना हो, 250, और वैसे देखा जाए तो 500 का ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात, अगर ऐसा हो तब भी ध्यान रखें लोहे हानि की ओर ही जाएंगे, क्योंकि लोहे हानि बढ़ करके 250 नहीं हो सकती, कॉपर हानि घट करके 150 जरूर हो सकती है, क्योंकि आयरन लॉस कांस्टेंट है जबकि कॉपर लॉस जो है वो वेरिएबल है। अगला हमारा सवाल है कि सर्किट ब्रेकर के बारे में गलत कथन कौन सा है। ये शॉर्ट सर्किट से रक्षा करता है, पावर ओवरलोड से भी प्रोटेक्शन देता है, केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है, इसे ऑन ऑफ के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो कर दीजिए फटाफट से अपना आंसर, क्या लग रहा है आपको। बहुत सिंपल सा है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाएगा। ऑन ऑफ करने के लिए भी काम में लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ऑन और ऑफ कर सकते हैं, केवल एक बार नहीं, हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो गलत स्टेटमेंट इसमें सी माना जाएगा। आगे सवाल है कि निम्न में से कौन डायामैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम कंफ्यूज रहते हैं कि जहाँ कहीं भी हमें कॉपर का ऑप्शन मिलता है
देखिए दोस्तों, सवाल पर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछ रहा है अपन से, ठीक है ना। ऑप्शन देखना ध्यान से। देखो, निकिल, स्टील और कोबाल्ट है ना, ये तो डाया कभी नहीं हो सकते। कॉपर की बात आती है तो सामान्यतः कॉपर को हम पेरा में पढ़ते आए हैं, लेकिन वास्तव में अगर एनिल्ड कॉपर की बात की जाए तो वो डायामैग्नेट ही होता है, इसलिए आपको कॉपर ऑप्शन की ओर जाना है। ध्यान से देखना कि जब कोई और डाया का ऑप्शन ही नहीं है तो फिर कॉपर की ओर जाना है। हालांकि यहीं पर अगर मान लीजिए सल्फर, जिंक, कांच, इस तरह के ऑप्शन होते तब तो वो नो डाउट उसी ऑप्शन की ओर जाते, लेकिन अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कॉपर जो है वो डायामैग्नेट में लेंगे। क्वेश्चन के दिए गए ऑप्शन पर ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा, पेपर में आते भी है ऐसे क्वेश्चन। अगला सवाल है कि मोटर सर्किट में फ्यूज क्या प्रदान करता है। बैकअप फ्यूज बोलते हैं, सब समझ गए होंगे। फ्यूज केवल शॉर्ट सर्किट से ही बचाव करेगा। हालांकि इसमें तो ओवरलोड का ऑप्शन ही नहीं है, फिर भी ध्यान रखना ओवरलोड से बचाव का आ जाए तो नहीं करना है। मोटर में ओवरलोड से बचाव के लिए हमेशा रिले ही लगती है, और वो भी मोस्टली थर्मल ओवरलोड रिले ही आपको देखने को मिलेगी। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे थर्मल ओवरलोड रिले आपको देखने को मिलेगा। फ्यूज शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए होते हैं और इनको बैकअप फ्यूज कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा डीसी को स्टेप अप डाउन करने में उपयोग किया जाता है। डीसी स्टेप अप करना, ध्यान से देखना। रेक्टिफायर, एसी टू डीसी, इन्वर्टर, डीसी टू एसी, साइक्लो कन्वर्टर, एसी टू एसी, कांस्टेंट एसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाली एसी में बदलता है, और चॉपर जो है वो डीसी स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। यानी डीसी परिवर्तित करने के लिए जिस सर्किट का उपयोग करते हैं उसको चॉपर सर्किट कहा जाता है। अगला सवाल है कि यदि किसी परिपथ का पावर फैक्टर इकाई हो तो उसकी रिएक्टिव पावर कितनी होगी। भाई याद है क्या सबको, प्रतिघाती शक्ति का फॉर्मूला VI sin फाई होता है। पावर फैक्टर इकाई का मतलब है कि फाई का मान 90 डिग्री है, समझ गए होंगे ना सभी। देखिए, जब फाई का मान 90 डिग्री है तो साइन 90 का मान कितना होता है हम सब जानते हैं, 0। इसलिए रिएक्टिव पावर जो होगी वो भी कितनी होगी, 0। ऐसे समय में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति बराबर होती है, यानी किलोवाट केवीए के बराबर है, और kVAR जो है वो कितना है, 0 है। ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि केबिल में धात्विक कवच का उद्देश्य क्या है। सीथ बोलते हैं, मेटालिक सीथ बोल सकते हो। ध्यान से समझना, केबिल का सवाल पेपर में जरूर आएगा। यांत्रिक चोट से बचाव के लिए आर्मरिंग होती है। धात्विक कवच केबिल को नमी से बचाता है। बेडिंग किस लिए होती है, बेडिंग इस धात्विक कवच की रक्षा करती है आर्मर्ड से। इंसुलेशन कोर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। सबका अलग अलग उद्देश्य है, ध्यान जरूर रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। धात्विक कवच होता किसका है ये भी ध्यान रखना, तो सीसा या शीशे की मिश्र धातु का होता है। पर्पज क्या है, नमी से सुरक्षा। अगला सवाल है, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर में 6 पोल है, रोटर कितने पोल के लिए वाउंड करना होगा। ध्यान रखें, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर केज टाइप होता है, उसका रोटर अपने आप पोल जनरेट करता है। स्लिपरिंग मोटर के रोटर में वाइंडिंग होती है और हम वाउंड करते हैं, लेकिन इंडक्शन मोटर केज टाइप हो या स्लिपरिंग टाइप हो, रोटर और स्टेटर में हमेशा पोल बराबर ही होते हैं। हालांकि रोटर की गति स्टेटर की गति से कम होती है, इसका कारण है स्लिप, लेकिन पोल की संख्या बराबर ही होती है, 6 पोल के लिए ही बाउंड किया जाएगा। अगला सवाल है कि ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल की संख्या की कितनी होगी। देखो, सिंप्लेक्स होती तब तो बराबर होती है, ड्यूप्लेक्स है तो 2 गुने के बराबर, ट्रिप्लेक्स है तो 3 गुने के बराबर, यानी समांतर पथ कितने होंगे, पोल इंटू प्लेक्स के बराबर होंगे। जैसे 4 पोल अगर है तो 8 होंगे, 2 पोल अगर है तो 4 रास्ते होंगे। अगला सवाल है, नॉन सेलिएंट पोल रोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, रोटर का एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है अल्टरनेटर वाले रोटरों का। 2 तरह के होते हैं ना, सेलिएंट और नॉन सेलिएंट। तो नॉन सेलिएंट का दूसरा नाम होता है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल बोलें तो बेलनाकार, और बेलनाकार रोटर जो होते हैं वो हाई स्पीड प्राइम मूवर के लिए होते हैं, उच्च गति वाले होते हैं। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। बस दोस्तों, यही थे आज के 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के न्यूज़, नोटिफिकेशन और नोट्स हर दिन आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं चैनल पर। चैनल अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।